हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स वाले प्लेलिस्ट का ये 39th वीडियोज़ है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया इस प्लेलिस्ट को, ज़रूर देखिए, आप फ़ैन हो जाओगे। एक एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर जो एट अ टाइम आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। एज एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे चीज़ों को बताई गई है, ज़रूर देखिए। इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप कोडिंग करते हो तो। इस वीडियो में हम अमेजिंग टॉपिक पे बात करेंगे, माइस्क्यूएल एंड ओरेकल पे। ये दोनों डेटाबेस के सॉफ्टवेयर है और अगर आप PHP पे काम करते हो तो 100% चांस है आप माइस्क्यूएल डेटाबेस का इस्तेमाल करते होंगे। हम जानेंगे कि इन दोनों डेटाबेस में से कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए, डिफरेंसेस क्या है दोनों में, और डिफरेंसेस जानने के बीच में कई सारे ऐसे नए वर्ड्स आप जानोगे जो आपको आगे बहुत सारी चीज़ों को सीखने में मदद करेगा। पूरा देखिए वीडियो। आपको लगता है वीडियो बेनिफिशियल होगा, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। वैसे पिछला वीडियो स्पेशल वीडियोज फॉर डेवलपर्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर ये डाला गया था, कैन वी स्टोर लार्ज फाइल्स और ब्लॉब इन माइस्क्यूएल डेटाबेस। क्या हम किसी फाइल को जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज को डेटाबेस के अंदर अपलोड कर सकते हैं? तो किस प्रकार का फाइल अपलोड कर सकते हैं, कितना बड़ा अपलोड कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इसके अंदर मौजूद है। और ये वीडियो भी देखिए जिसमें टाइटल है PHP SQL योग। ये तो आप जानते हो कि कोई भी बड़ी एप्लीकेशन कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है डेटा पे। डेटा जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस उतना बेटर होगा। अब आप यूँ समझ लो कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें डेटा का जाल बना हुआ है, इस तरह का। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसका डायग्राम मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अगर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसको आप स्टोर कर रहे हो तो उसे हैंडल करने के लिए माइस्क्यूएल डेटाबेस के कंपैरिजन में ओरेकल से बेस्ट डेटाबेस कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स डेटा माइस्क्यूएल में आप हैंडल नहीं कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो। रिसोर्सेज थोड़ा सा कम अवेलेबल होगा, रिट्राइविंग स्पीड कम होगा, इंसर्ट होने का स्पीड थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब हो गया डेटा के अंदर डेटा। अच्छा, ये बताइए कैसे पता करेंगे कि डेटा कॉम्प्लेक्स है या डेटा सिंपल है? देखिए, एज एक्सपीरियंस होल्डर तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, लेकिन एक सिंपल सा टेक्निक है जिससे आप इजीली पता कर सकते हो कि आपका डेटा कॉम्प्लेक्स है या नहीं। क्या आप जानते हो फाइल का साइज़ कैसे कैलकुलेट होता है? मैंने नोटपैड ओपन किया, देखिए मैं राइट करता हूँ ABCDE, 5 कैरेक्टर्स है यहाँ पे। एक कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट, तो टोटल 5 कैरेक्टर का साइज़ कितना हो गया? 5 बाइट। इसका मतलब अगर मैं कोई फाइल बनाऊँ, जैसे मैंने डेमो के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ये देखिए ये रहा डेमो वाला फाइल। अब देखिए इसका मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो फाइल का साइज़ कितना बना, गौर से देखिए 5 बाइट। तो एक फाइल का साइज़ कितना बाइट का होगा ये डिपेंड करता है कि फाइल के अंदर टेक्स्ट की संख्या कितनी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर ही टेक्स्ट होता है। ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल, हर फाइल के अंदर जनरली टेक्स्ट होता ही है। स्ट्रिंग्स को ही ऑर्गेनाइज करके कोई भी मीडिया फाइल बनता है। अब जैसे देखिए मैंने एक मूवी के प्रॉपर्टी को चेक किया, देखिए इसका साइज़ कितना है, इतना बाइट है इसका साइज। मतलब ये हुआ कि अगर इस मूवी के इनकोडेड स्ट्रिंग को निकाला जाए, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप जानते होंगे इनकोडेड स्ट्रिंग क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया गया था फाइल रीडर वाले चैप्टर में। खैर उसे छोड़िए, यहाँ जितना बाइट आप देख रहे हो उतना ही टेक्स्ट होगा इस वीडियो के अंदर। समझ में आया? तो बस आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करते वक्त ये देखो कि जितना भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड आप स्टोर कर रहे हो तो आप कैलकुलेट कर लो। अगर यूजर नेम 6 कैरेक्टर का है और पासवर्ड 10 कैरेक्टर्स का है तो टोटल साइज़ कितना हो गया? 6 और 10 यानी कि 16 बाइट। मतलब जो डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करने वाले हो उसका साइज हो गया 16 बाइट। तो ऐसे ही जब आप डेटा स्टोर करोगे तो जितना भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो आप टोटल टेक्स्ट को एक जगह पे काउंट कर लो कितना होता है वो। सपोज कीजिए आप जो डेटा स्टोर करो उसमें टोटल टेक्स्ट की संख्या, कैरेक्टर की संख्या 1024 है, तो एक कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। तो कितने बाइट का हो गया डेटा आपका? 1024 बाइट का। यानी कि अगर इसको हम KB में कैलकुलेट करें तो ये 1 KB का हो गया।
तो ऐसे ही जितना भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो बस आप टेक्स्ट को कैलकुलेट करके पता कर लो। जैसे अभी तो मैंने केबी में आपको कैलकुलेट करके दिखाया, आप टोटल उसको एमबी वगैरह में कैलकुलेट करके देख लो। वैसे डेटाबेस में एमबी का टेक्स्ट जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एमबी के डेटा में कितना टेक्स्ट होगा, बताओ जरा, आप सोचिए, वीडियो पॉज करके बताइए मुझे कितना टेक्स्ट होगा 1 एमबी के डेटा में। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जो आप मुझसे सुन रहे हो। आप ऐसा सोचते होंगे कि वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, फाइल फॉर्मेट कन्वर्ट करने का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। अगर आपको डेटा प्रोसेसिंग का ही नॉलेज नहीं होगा तो बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे। तो मैं आपको ऐसे ही रिकमेंड नहीं करता हूँ वेब इंस्टीट्यूशन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस को। आखिर कुछ तो स्पेशल होगा इस कोर्स के अंदर, तभी तो हर वीडियो में आपको ये कोर्स रिकमेंड किया जाता है। एक बार सोचिए जरूर इस कोर्स के बारे में, बस पढ़ के देखिए, 2-3 महीना खुद आपको आइडिया हो जाएगा। अभी समझते हैं, मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 एमबी के डेटा में कितना टेक्स्ट होगा, तो यहाँ पे हमें 1 एमबी को कन्वर्ट करना होगा बाइट में। तो 1 एमबी के अंदर कितने केबी होंगे आप बताओ। 1024 केबी का 1 एमबी होगा पुराने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। नए के अकॉर्डिंग 1000 केबी का ही 1 एमबी हो जाएगा। अगर आप इसमें 1024 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना बाइट होता है 1 एमबी के अंदर। तो जितना बाइट उतना डेटा उतना कैरेक्टर 1 एमबी के अंदर। तो आप इसे ज़रा कैलकुलेट कीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स। तो ज़रा आप सोचो 1 एमबी का डेटा अगर आप इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस के अंदर तो टेक्स्ट का संख्या कितना हो गया, 10 लाख। तो अब समझ में आया कि 1 एमबी का डेटा बड़ा क्यों माना जाएगा डेटाबेस में इंसर्ट करते वक्त, क्योंकि इसमें कैरेक्टर का संख्या इतना ज़्यादा है कि अगर नेटवर्क की स्पीड थोड़ा सा भी स्लो हुआ कोड के एग्जीक्यूशन में, इमेजिन कीजिए कि सर्वर में जो रैम है उसके द्वारा एग्जीक्यूशन टाइमिंग थोड़ा सा स्लो हो गया, तो 100% चांस है कि डेटा स्टोर नहीं होगा, ऑपरेशन फेल्ड हो जाएगा वहाँ पे। तो बस आप इसी तरीके से अंदाज़ा लगा लो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स डेटा है और कौन सा नॉर्मल डेटा। जो डेटा आप डेटाबेस में इंसर्ट करने वाले हो उसमें अगर मैक्सिमम कैरेक्टर की संख्या 10,000 है, जैसे एक फॉर्म का डेटा आप लोगे यूजर से, पूरा टेक्स्ट को काउंट कर लीजिए, क्या पूरा टेक्स्ट मिलाकर 10,000 है, 10,000 के नीचे हो, 10,000 के आसपास हो, तो आप MySQL डेटाबेस में आप स्टोर करो, या थोड़ा सा लिमिटेशन आप बढ़ाओ 20,000, आप ऐसे मानो 20,000 के आसपास अगर कैरेक्टर्स की संख्या है तो MySQL डेटाबेस आप यूज़ करो। उससे भी ज़्यादा कैरेक्टर्स है तो आप स्विच कर जाओ ओरेकल पे। अब देखिए एक यूजर 20,000 कैरेक्टर का डेटा स्टोर कर रहा है आपके डेटाबेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 भी कैरेक्टर स्टोर कर रहा है एक बार में एक यूजर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, MySQL में ईजिली स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक ही टाइम पे 40,000 कैरेक्टर का डेटा मल्टीपल यूजर स्टोर कर रहा है आपके डेटाबेस के अंदर, तो आपके सर्वर पे कितना लोड आएगा। तो उस केस में तो डेटाबेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वहाँ पे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो डेटा आपके लिए कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया। उस केस में आप स्विच कर जाओगे ओरेकल डेटाबेस पे। तो एक डेवलपर के लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिया कि कब आपको MySQL इस्तेमाल करना है, यानी कि किस डेटा के लिए MySQL इस्तेमाल करना है और कौन से डेटा के लिए ओरेकल। नीचे जो आप देख रहे हो ये बुक्स के पैटर्न पे इंटरनेट से कॉपीड कंटेंट है, ये आपको एग्जामिनेशन पास करने में बस मदद करेगा। तो बस आप इसे डाउनलोड कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, आप इसे पढ़ सकते हो। इसका कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लाइन समझिए, MySQL 100% फ्री होता है अगर आप अनमैनेज्ड डेटाबेस यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको अनमैनेज्ड और मैनेज्ड डेटाबेस के बारे में पता नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे PHP SQL योग MongoDB विथ PHP, इसके अंदर बताया गया कि मैनेज्ड डेटाबेस और अनमैनेज्ड डेटाबेस क्या होता है। तो MySQL तो हर केस में आपके लिए फ्री होगा, ओरेकल हर केस में फ्री नहीं होता है। छोटे पैमाने पे ओरेकल अगर आप यूज़ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज होगा, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए ओरेकल परचेज करके यानी कि उसका रेंट अमाउंट पे करके आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। ये पॉइंट भी समझ लीजिए। डेटा पार्टीशन सपोर्ट नहीं करता आपका MySQL, लेकिन ओरेकल सपोर्ट करता है। डेटा पार्टीशन का मतलब हो गया कि अगर एक डेटा के अंदर मल्टीपल डेटा है तो उसे आप डिवाइड कर सकते हो। एक और चीज़ समझ लीजिए, इस नोट से हट के MySQL को ऑपरेट करने के लिए SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओरेकल में SQL के साथ साथ अगर आप चाहो तो PL SQL का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो
तो जिस तरह से एसक्यूएल लैंग्वेज है डेटाबेस का, वैसे ही पीएल एसक्यूएल लैंग्वेज है डेटाबेस का। अगर पीएल एसक्यूएल के बारे में जानकारी चाहते तो कमेंट कीजिए, उसके बारे में भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिख जाएगा। इंटरेस्टिंग लगा वीडियो आपको, अभी लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। क्लाउड से रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ है चैनल पे, बस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, AWS क्लाउड वाले प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। उसके अंदर होस्टिंग से लेकर फ्री SSL सर्टिफिकेट राउट 53, इनफैक्ट एक छोटा सा कंपनी में जो भी इस्तेमाल होता है AWS से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें बताई गई है। ज़रूर देखिए उसे, वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए वेब इंस्टीट्यूट के। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।